स्वागत है आप सभी को और एक भी नया वीडियो के अंदर। इसमें हम देख लेंगे NISM सीरीज 8 का चैप्टर 3 का और कुछ MCQ लेकर के थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर। तो इससे पहले हम और 3 वीडियो बना चुके हैं, तो वो आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर जा करके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके अंदर। तो जो पहला जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, द फाइनल सेटलमेंट प्राइस फॉर एन इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज क्रूशियल बिकॉज। तो मतलब कोई भी एक फाइनल सेटलमेंट जो प्राइस होता है कोई भी इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर, वो गुरुत्वपूर्ण क्यों होता है। तो इसका जो आपका ऑप्शन जो मिलेगा वो रहेगा आपका, द इट डिटरमाइंस द इनिशियल मार्जिन फॉर ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा रहेगा ऑल ओपन पोजीशंस इन द एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट आर सेटल्ड एट दिस प्राइस। तीसरा रहेगा इट सेट्स द प्राइस बैंड फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। और चौथा रहेगा इट इज यूज्ड फॉर डेली एमटीएम कैलकुलेशन थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा आपका, ऑल ओपन पोजीशन इन द एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट आर सेटल्ड एट दिस प्राइस। तो इसका जो आपको जो ये देखने को मिलेगा, द फाइनल सेटलमेंट प्राइस इज द प्राइस एट द ऑल व्हिच ऑल आर द रिमेनिंग ऑफ ओपन पोजीशन इन द एक्सपायरिंग नियर मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर कंपल्सरी सेटल्ड। तो इसका मतलब जब फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो उसके अंदर जो भी ओपन पोजीशन रहता है तो वो सभी आपका जो एक फाइनल सेटलमेंट प्राइस के अंदर क्लोज हो जाता है। तो एक बिल्कुल ही एक कंपल्सरी प्राइस होता है जिसके अंदर सभी कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर करता है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका, रोलिंग ओवर ए फ्यूचर पोजीशन बी। तो मतलब फ्यूचर के अंदर जो रोलिंग ओवर होता है, मतलब जो भी ट्रेडर कोई भी पोजीशन को रोलिंग ओवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका, द क्लोजिंग द पोजीशन बिफोर एक्सपायरी। दूसरा रहेगा लेटिंग द पोजीशन एक्सपायर एंड टेक और मेक डिलीवरी। तीसरा रहेगा सेलिंग एन एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइंग ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेम अंडरलाइंग विथ ए लेटर एक्सपायरी। और चौथा रहेगा पेइंग एडिशनल मार्जिन ऑन द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा आपका, selling an expiring contract and buying a contract of the same underlying with a later expiry। तो इसका मतलब rolling over involves closing out a position in an expiring futures contract and simultaneously opening a similar position in contract with a later expiring date। तो इसका मतलब जब ट्रेडर कोई भी एक पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करता है या कोई भी एक ट्रेडर कोई भी एक पोजीशन को होल्ड करना चाहता है तो वो क्या करता है, उस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट को बेच देता है और उसके बाद का एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लेता है। तो इसको हम बोलते हैं रोलिंग रोलिंग ओवर पोजीशन। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, इफ ए ट्रेडर शॉर्ट फॉरवर्ड ऑन गोल्ड इट मीन दे हैव। तो इसका मतलब कोई भी एक ट्रेडर गोल्ड के अंदर शॉर्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो इस पे आप देख सकते हैं, पहला जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा एग्री टू बाई गोल्ड एट ए फ्यूचर डेट। दूसरा रहेगा एग्री टू सेल गोल्ड एट ए फ्यूचर डेट। तीसरा रहेगा बोरोड गोल्ड फॉर इमीडिएट सेल। और चौथा रहेगा लेंड गोल्ड टू द अनदर पार्टी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा आपका, एग्री टू सोल्ड गोल्ड एट फ्यूचर डेट। तो इसका मतलब बीइंग शॉर्ट फॉरवर्ड मींस द पार्टी हैज सोल्ड ए गोल्ड ए फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट obligating them to the sell the underlying asset at the agreed the future date and price। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी एक गोल्ड के अंदर शॉर्ट फॉरवर्ड पोजीशन में अंदर है तो मतलब उस ट्रेडर को उस ट्रेडर ने एग्री किया आपका कोई भी एक अंडरलाइंग गोल्ड के अंडरलाइंग एसेट के अंदर, जो जिसमें वो ट्रेडर ने एग्री किया इस पे, वो ट्रेडर ने एग्री किया इस पे जो कि वो गोल्ड को फ्यूचर में एक सर्टेन डेट और एक सर्टेन प्राइस के अंदर बेच देगा। तो चलिए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन कौन सा है। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस बिकमिंग जीरो एट मैच्योरिटी इज ड्यू टू। तो कोई भी एक आपका जो कोई भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट जो जीरो हो जाता है मैच्योरिटी में, तो क्यों होता है। तो इस पे जो आपका जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा द डेली एमटीएम सेटलमेंट प्रोसेस। दूसरा रहेगा द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टेकिंग प्लेस एट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। और तीसरा रहेगा द इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट। और चौथा रहेगा द एक्टिविटीज ऑफ द आर्बिटर थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट लाइन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा आपका, द फाइनल सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टेकिंग प्लेस एट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो इसका मतलब basis converges to the zero maturity because of the final settlement price of the futures contract is the spot price of the underlying asset on that day। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो उस दिन फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस बिल्कुल ही बराबर हो जाता है, मतलब फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस बिल्कुल ही एक हो जाता है। तो इसके इसीलिए कोई भी एक बेसिस एक मैच्योरिटी के अंदर जीरो हो जाता है। मतलब आप पकड़ सकते हैं कोई भी एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जीरो हो जाता है जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। तो चलिए देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन कौन सा है। तो पांचवा क्वेश्चन है आपका, इफ ए ट्रेडर टेक्स ए शॉर्ट पोजीशन इन ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दे हैव।
तो इसका मतलब कोई भी एक ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इस पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, एग्री टू बाय द अंडरलाइंग एसेट इन द फ्यूचर, तो और दूसरा रहेगा आपका एग्री टू सेल द अंडरलाइंग एसेट इन द फ्यूचर, और तीसरा रहेगा पेड द फुल प्राइस ऑफ द एसेट अपफ्रंट, और चौथा रहेगा टेकन ए पोजीशन दैट प्रॉफिट फ्रॉम द राइजिंग प्राइसेस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा आपका एग्री टू सेल द अंडरलाइंग एसेट इन द फ्यूचर। तो one who sells a future contract take a short position obligating them to sell the asset at the agreed future date। मतलब शॉर्ट पोजीशन कोई भी एक अंडरलाइन के एसेट के अंदर लेने का मतलब ये बनता है कि वो बंदा जिसपे एक शॉर्ट पोजीशन बना कर बैठा है कुछ भी अंडरलाइन एसेट के अंदर, तो वो उस प्रॉफिट को लॉक करेगा एक सर्टेन पीरियड के अंदर और एक सर्टेन डेट के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं छठा क्वेश्चन कौन सा है। तो छठा क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द सेबी सर्कुलर द लॉट साइज फॉर ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फिक्स्ड सच दैट इज ए वैल्यू ऑफ द डे ऑफ द रिव्यू इज विथिन। तो इसका मतलब किसी भी डेरिवेटिव के अंदर जो सेबी जो बदलाव करता है वो क्यों करता है और उसका जो टोटल जो मोटो होता है वो क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका ₹5 to 10 लाख, दूसरा रहेगा ₹10 to 15 लाख, तीसरा रहेगा ₹15 to 20 लाख, और चौथा रहेगा आपका 20 to 25 लाख। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा आपका 15 to 20 लाख। तो द टेक्स्ट स्टेट सेबी डिसीजन द लॉट साइज शैल बी फिक्स्ड इन ए सच मैनर दैट द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज विथिन 15 to 20 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेबी ने रूल बनाया है कि कोई भी डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू एक रिव्यू करता है, तो मतलब जो रिव्यू मतलब जो एक्सपायरी के दिन उसका वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज होता है वो बिल्कुल 15 to 20 लाख से अंदर ही होता है, मतलब उससे ना ज्यादा होगा ना कम होगा, वो देखने का काम सेबी खुद से करता है। तो चलिए देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन कौन सा है। तो सातवां क्वेश्चन है आपका, द आस्क प्राइस इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज, मतलब कोई भी एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर जो आस्क प्राइस होता है तो आस्क प्राइस का मीनिंग क्या है। तो इस पे जो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा द प्राइस ए बायर इज विलिंग टू पे, दूसरा रहेगा द प्राइस एट व्हिच ए सेलर विलिंग टू सेल, तीसरा रहेगा द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और चौथा रहेगा द एवरेज ऑफ बीट एंड आस्क प्राइसेस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा द प्राइस एट व्हिच ए सेलर इज विलिंग टू सेल, मतलब the ask price or offer price is price at which a seller is willing to sell the future contract। तो इसमें क्या देखने को मिला, इसमें देखने को नहीं मिला जो एक आस्क प्राइस होता है, आस्क प्राइस का मतलब जिस प्राइस के अंदर मतलब जिस प्राइस के ऊपर कोई भी सेलर खड़ा हुआ है उस चीज को सेल करने के लिए। तो इस तरीके का और भी बहुत सारे एमसीक्यू आप हमारे वेबसाइट में जाकर के विजिट कर सकते हैं, जिससे आप जब एग्जाम देने देने के लिए जाएंगे उस पर आप बहुत आपको बेनिफिट होगा, कोई भी एक क्वेश्चन को आप इजी से मतलब না, এই মালটা এটা এটা কোনটা কাটবো, এটা এটা और एक चीज इस तरीके का और भी बहुत सारे एमसीक्यू आप हमारे वेबसाइट nismseries.com में जाकर आप देख सकते हैं, जो आपको आपको एग्जाम आप जब देने जाएंगे तो उसमें बहुत मदद करेगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following is not an as an assumption of the basic cost of the carry model for future pricing। तो इसका मतलब जो आपका जो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल होता है तो उसके अंदर जो फ्यूचर प्राइसिंग होता है तो वो क्या होता है। तो अब जो आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दूसरा रहेगा द अंडरलाइंग एसेट कैन बी सोल्ड शॉर्ट, तीसरा रहेगा द अंडरलाइंग एसेट जनरेट्स ए नॉन कन्वीनियंस यील्ड, और चौथा रहेगा देयर आर नो टैक्सेस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा आपका द अंडरलाइंग एसेट जनरेट्स ए नॉन कन्वीनियंस यील्ड। तो which the model can adjust it for the inflows, a known convenience yield is not a basic assumption, rather the convenience yield can cause the deviation from the simple model। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो कॉस्ट ऑफ कैरी जो मॉडल होता है उसमें एजम्पशन नहीं किया जाता कि आपका जो एसेट होता है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, मतलब कोई भी कन्वीनियंस यील्ड हो गया। तो इसका जो एक सही जो आपका जो बेसिक जो फॉर्म होता है एक सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट एक एक्स्ट्रा चीज होता है जो आपका बेसिक पार्ट का हिस्सा नहीं बनता। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कॉन्टेंगो मार्केट इम्प्लीफाइज दैट, मतलब कोई भी एक कॉन्टेंगो मार्केट को आप कैसे देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका फ्यूचर प्राइस आर लो देन द स्पॉट प्राइस, दूसरा रहेगा द फ्यूचर प्राइसेस आर हायर देन द स्पॉट प्राइस, तीसरा रहेगा द स्पॉट प्राइसेस आर द एक्सपेक्टेड टू फॉल, और चौथा रहेगा द मार्केट इज डोमिनेटेड बाय द हेजर्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा फ्यूचर प्राइसेस आर हायर देन द स्पॉट प्राइसेस। तो इसका मतलब in a contango market future prices are higher than the current spot price, often the reflecting the carrying cost and or explanations of the rising spot prices। तो इसका मतलब जो आपका जो कॉन्टेंडो मार्केट होता है उसमें क्या होता है फ्यूचर प्राइस हमेशा स्पॉट प्राइस से ज्यादा होता है।
तो उसको कहते हैं हम कॉन्टेंगो मार्केट। तो इसी रीजन से कोई भी एक कॉस्ट ऑफ कैरी प्राइस के बढ़ने के दौरान एक कॉन्टेंगो मार्केट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द लॉट साइज ऑफ द निफ्टी फ्यूचर्स बाय द एक्सचेंज डिपेंड ऑन, मतलब कोई भी एक आपका जो निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर कोई भी एक जो लॉट साइज जो चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसको जो आपको ऑप्शन जो देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, दूसरा रहेगा चेंजेस इन द निफ्टी इंडेक्स लेवल एंड स्टॉक प्राइसेस, तीसरा रहेगा द नंबर ऑफ द ओपन कॉन्ट्रैक्ट और चौथा रहेगा द डिमांड फ्रॉम द ब्रोकर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रहेगा चेंजेस इन द निफ्टी इंडेक्स लेवल एंड स्टॉक प्राइसेस। तो द कॉन्ट्रैक्ट साइज, the lot size of the index futures can be changed by the exchange based on the in the changes in the index level and underlying stock prices। तो इसका मतलब कोई भी एक जब इंडेक्स का या स्टॉक का जो प्राइस ज्यादा बदल जाता है तो कोई भी एक्सचेंज लॉट साइज एडजस्ट करता रहता है, क्योंकि उसको कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट को एक वैल्यू के अंदर, एक जो आप सेबी कह लीजिए, सेबी एक वैल्यू के अंदर बंद के रखता है, क्योंकि कभी भी कोई भी एक इंडेक्स का कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़ा हो जाता है तो किसी भी हालत में वो कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर पाए हर एक ट्रेडर, तो वो देखने का जिम्मेदारी सेबी को उठाना पड़ता है। और एक चीज, आप हमारे जो पिछले जो 3 वीडियो है वो 3 वीडियो जाकर के आप देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ही एक क्लियर कट एक आइडिया हो चुका है अभी तक शायद कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है NISM सीरीज 8 के अंदर। तो और एक चीज मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि इस तरीके का और भी बहुत सारे MCQ आप हमारे वेबसाइट में जाकर के विजिट कर सकते हैं, जिसपे आपको एक बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा कि कैसे क्या क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है NISM सीरीज 8 के अंदर। थैंक यू।